जो बैग आप स्टेटस सिंबल समझते हैं, जो घड़ी आप सक्सेस का सिंबल मानते हैं और जो परफ्यूम आप लग्जरी बुलाते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें एक ही फैमिली कंट्रोल करती है। एक ही सरनेम, एक ही बोर्डरूम। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये फैमिली सिर्फ बैग्स नहीं बेचती, ये स्टेटस बेचती है। और स्टेटस का प्राइस वही डिसाइड करते हैं। ये कहानी है बर्नार्ड अर्नोल्ट की। एक आदमी जो रियल एस्टेट से आया और लग्जरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। आज हम देखेंगे कैसे एक होस्टाइल टेकओवर से शुरू हुई ये कहानी एक ट्रिलियन डॉलर एम्पायर बन गई। और एंड में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद आपको पसंद ना आए। 1984 फ्रांस में एक टेक्सटाइल ग्रुप है बूजैक, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, लेकिन उसके पास एक चीज है जो किसी और के पास नहीं, क्रिस्टियन डियोर। बर्नार्ड आर्नोल्ट उस वक्त रियल एस्टेट बिजनेस में था। फैशन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने देखा जो कोई और नहीं देख पाया। पूरी बूजैक कंपनी की वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक नाम की वैल्यू थी, डियोर। तो उसने पूरी कंपनी खरीद ली सिर्फ डियोर हासिल करने के लिए। और उसने पूरी लग्जरी इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। बाकी सब बेच दिया, फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल लाइन सब गॉन, सिर्फ डियोर बचा। मीडिया ने उसे नाम दिया द वॉल्फ इन कैश्मीर। बाहर से एलिगेंट, अंदर से रूथलेस। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में एक बोर्डरूम वॉर होने वाली थी जो लग्जरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। 1987 में पेरिस में दो फ्रेंच कंपनीज मर्ज होती हैं, लुई विटॉन और मोएट हेनेसी। LVMH बन जाता है। लेकिन दोनों फाउंडर्स, वाइन वाले और बैग वाले, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगा मर्जर उनके फायदे में है। अर्नोल्ट ने ये देखा और चुपचाप दोनों साइड से शेयर खरीदने शुरू कर दिए। 1989 तक वो LVMH का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। दोनों ओरिजिनल फाउंडर्स को बाहर निकाल दिया गया। कंपनी जो उन्होंने बनाई थी अब अर्नोल्ट की थी। यही वो ब्लूप्रिंट था जो हमने डियोर में देखा था। अंदर घुसो, कंट्रोल लो, नाम रखो और बाकी सब रिप्लेस कर दो। आज 39 इयर्स बाद अर्नोल्ट उसी कंपनी का चेयरमैन और CEO है और कंपनी की वैल्यू रफली 280 बिलियन यूरो से ज्यादा। लेकिन सिर्फ कंपनी खरीदना काफी नहीं था, असली जीनियस नेक्स्ट स्टेप में था। पुरानी हेरिटेज हाउसेस जिनके पास हिस्ट्री थी लेकिन रेलेवेंस नहीं, अर्नोल्ट ने उनमें एक चीज डाली, प्रोवोकेटिव क्रिएटिव डायरेक्टर्स। ऐसे डिजाइनर्स जो वायरल कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, मैगजीन कवर्स पे आते, सोशल मीडिया पर डिस्कशन बनाते। हर नया शो एक मोमेंट बन जाता, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। और फिर एक और ट्रिक, प्राइसिंग टियर्स। एक ही ब्रांड में आप 3500 का लिपस्टिक खरीद सकते हैं और 50 लाख का हैंडबैग भी। दोनों लग्जरी हैं, दोनों एक ही नाम कैरी करते हैं। मतलब अपर मिडिल क्लास एस्पायरर भी ब्रांड का हिस्सा फील करता है और अल्ट्रा रिच भी। सबको लगता है वो एक्सक्लूसिव क्लब में है, चाहे वो कितना ही खर्च किए हों। और जब डिजायर क्रिएट हो जाता है तो अगला स्टेप है उस डिजायर को फिजिकली कंट्रोल करना, हर लग्जरी स्ट्रीट पे, हर फ्लैगशिप स्टोर की जगह पे। अब यहाँ चीज और डीप हो जाती है। अर्नोल्ट की कंपनी सिर्फ बैग्स नहीं बनाती, वो रॉ लेदर टैनरीज कंट्रोल करती है, वो मैगजीन्स कंट्रोल करती है जो उनके प्रोडक्ट्स को फीचर करते हैं, और वो पूरी सप्लाई चेन भी कंट्रोल करती है स्टार्ट से एंड तक। और 2026 में एक और बड़ा मूव हुआ। अर्नोल्ट फैमिली ने अपना खुद का स्टेक LVMH में 50% के पार ले लिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब बिना किसी आउटसाइडर के परमिशन के फैमिली अब पूरी कंपनी पे एब्सोल्यूट कंट्रोल रखती है। ये स्टेक बाय करने के लिए अर्नोल्ट ने खुद अपने होल्डिंग्स कंपनी से बिलियंस ऑफ यूरोस इन्वेस्ट किए, इवन जब LVMH के स्टॉक के प्राइस गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी रिटेलर्स को बाईपास करते हो और सीधा कस्टमर से बात करते हो, आपके पास कस्टमर का पूरा डेटा होता है, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी प्रेफरेंसेस, सब कुछ। याद है मैंने बोला था स्टेटस बेचते हैं, अब वो आपकी साइकोलॉजी को भी बेचते हैं, अपने ही एडवर्टाइजर्स को। लेकिन कंट्रोल सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक नहीं रुकता, असली कंट्रोल एक और लेवल पे है। और ये पार्ट सुन के आपको अजीब लगेगा। लग्जरी ब्रांड्स जानबूझकर अपना अनसोल्ड इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो डिस्काउंट पे बेच दें तो ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी खत्म ही हो जाती है। प्रोडक्शन भी स्ट्रिक्टली लिमिटेड रखा जाता है, डिमांड से कम सप्लाई। इसलिए रीसेल मार्केट में कभी कभी एक बैग का प्राइस ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा हो जाता है। और अब इसमें टेक्नोलॉजी भी ऐड हो गई है। LVMH ने प्राडा और कार्टियर के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया, ऑरा। हर लग्जरी प्रोडक्ट के साथ एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है जिसे डिजिटल ट्विन बोलते हैं। इससे फेक प्रोडक्ट्स पकड़ना आसान हो जाता है और रीसेल मार्केट पे भी ब्रांड का कंट्रोल रहता है। मतलब अब वो सिर्फ नया प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपके सेकेंड हैंड परचेज को भी ट्रैक और वेरीफाई करते हैं।
स्कैसिटी अब सिर्फ फिजिकल नहीं है, अब वो डिजिटल भी है। अब फाइनल पीस, सबसे इंटरेस्टिंग शायद। आर्नोल्ड के 5 बच्चे हैं, डेल्फिन, एंटोइन, अलेक्जेंड्रे, फ्रेडरिक और जियान। हर एक को एक एम्पायर के अलग अलग हिस्से में रखा गया है। डेल्फिन अब डियोर की सीईओ है, बाकी भी टिफनी, टैग ह्यूर और दूसरे ब्रांड संभाल रहे हैं। 2022 में आर्नोल्ड ने एक लीगल स्ट्रक्चर बनाई जिसमें उसके 5 बच्चों को उसके रिटायर होने के बाद कंपनी का कंट्रोल इक्वल 20-20% स्टेक्स में मिलेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए कम से कम 3 सिबलिंग्स को अग्री करना होगा। मीडिया इसको एचबीओ के सक्सेशन शो से कंपेयर करता है। आर्नोल्ड खुद इसे डिनाई करता है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी पूछते रहते हैं कि अगला सीईओ कौन होगा। और कंपनी सिर्फ फैशन तक नहीं रुक रही। आर्नोल्ड फैमिली ने रिसेंटली टेक और स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी किए हैं और एक फुटबॉल क्लब में मेजॉरिटी स्टेक और वेंचर फंडिंग स्टार्टअप्स में भी, जिनमें एयरबीएनबी और बाइट डांस शामिल हैं। मतलब अब ये सिर्फ बैग्स और परफ्यूम की बात नहीं है, ये पूरे लाइफस्टाइल बेचने की ही बात है। तो असली सवाल ये है, जब स्टेटस की डेफिनेशन एक ही बोर्डरूम, एक ही फैमिली डिसाइड करती है, तो क्राफ्ट्समैनशिप की सोल कहाँ बचती है? जब एक सरनेम ये तय करता है कि दुनिया ब्यूटीफुल क्या माने और डिजायरेबल क्या माने, तो क्या वो आर्ट रहता है या सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगा बिजनेस मॉडल? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, रियल क्राफ्ट्समैनशिप अभी भी जिंदा है या सिर्फ मार्केटिंग है?